हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज आपका क्रॉनिकल का जो राष्ट्रीय संस्करण है उसको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका थ्योरी पार्ट दिया गया है, देखिए इसी थ्योरी पार्ट इसका क्रॉनिकल का दिया गया है। इसी क्रॉनिकल का यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया गया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो चलते हैं, हम कर लेते हैं। ऐसे आपको समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ये देखिए, ये राष्ट्रीय संस्करण है। यहाँ पर इसी का जितने भी है लगभग सब मिला के 70-80 क्वेश्चन है, और ये जो जितना भी है इतना ही आपका क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो आपको अगर आप पढ़ चुके होंगे तो आप तो कर ही देंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो देखिए चलते हैं करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला आपका टॉपिक ही था, पहला ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव कब हो, तो इसी के बारे में सब क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चलते हैं, देखते हैं अभी। अब यहाँ लिखा गया, पहला ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किस विभाग ने किया। तो किस विभाग ने किया, तो यहाँ देखिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने वाणिज्य भवन में नई दिल्ली में पहली बार ओएनडीसी, क्या है, ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव, ये क्या है, ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया। तो उद्योग और संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी, इन्होंने ओएनडीसी का पहली बार हुआ है। कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। ये भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। और इन वो कौन सा है, डीपीआईआईटी ने किया। अब देखिए यहाँ पर ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य है, ये देखिए, डिजिटल कॉमर्स और स्टार्टअप के लिए नेटवर्क मंच प्रदान करना। तो इसका यही मतलब मेन ही उद्देश्य है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के मध्य एक अनूठा सहयोग है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क और वस्तुओं के सेवाओं सभी पहलुओं के खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। ठीक है, ये देखिए उद्देश्य लिखा गया है। तो यहाँ पर ये, अब देखिए महोत्सव में कुल कितने स्टार्टअप ने भागीदारी की। तो किसने स्टार्टअप ने भागीदारी की, आपका ऑप्शन है 1000, 3000, 5000 और 7000। तो यहाँ पर देखिए इस हाइब्रिड मोड में 5000 स्टार्टअप ने भागीदारी की। कितने, 5000 स्टार्टअप ने। पिछली बार सिर्फ मैंने क्वेश्चन लाया था, तो इसलिए आप सबको लग रहा था ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो देखिए ये आपके बुक से ही क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो 5000। अब देखिए और क्वेश्चन क्या बना गया, ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर कितने से अधिक व्यापार पंजीकृत हो चुके हैं। तो कितने से अधिक व्यापार पंजीकृत हो चुके हैं, तो 5 लाख से अधिक व्यापार पंजीकृत हो चुके हैं। तो ये देखिए 5 लाख से अधिक व्यापार पंजीकृत हो चुके हैं। डीपीआई का वही है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ओएनडीसी जो महोत्सव नई दिल्ली में हुआ उसके बारे में। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं दूसरा। विश्व की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित। ठीक है, तो विश्व की 2 सबसे ऊंची वायु रक्षा सुविधाएं स्थापित हो गई है। अब देखिए इसमें से क्या क्वेश्चन आपका बन रहा है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश के निकट सबसे ऊंची रक्षा सुविधाएं स्थापित की है। तो किस, मतलब किस देश के निकट, यहाँ देखिए किस देश। अब यहाँ लिखा गया क्या, चीन सीमा के निकट। यहाँ देखिए दिख रहा होगा आपको चीन। और जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये सब आपके, ये मतलब पीपीटी बनाना, हर चीज़ बनाना, ये मतलब थोड़ा सा टिपिकल काम रहता है, इसलिए कहता हूँ प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लिया करिए। आपको चाहे कोई भी मैगजीन हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे आपका क्रॉनिकल हो, पेपर तक आता ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हम आपको वो घटनासार, या जब पेपर आएगा घटनासार और ये आई दृष्टि भी करवाने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, चाहे वहाँ क्वेश्चन आंसर का फॉर्म दिया रहे या ना दिया रहे। अब देखिए यहाँ पर चीन लगा दीजिए। इन सुविधाओं की स्थापना किस सीमा क्षेत्र में की गई, तो किस सीमा क्षेत्र में की गई, तो ये लद्दाख में की गई। ठीक है, ये देखिए पूर्वी लद्दाख में, यहाँ पर लद्दाख में की गई। अब देखिए स्थापित सुविधाएं किस तापमान में सीमा कार्य करने के लिए बनाई गई हैं। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर, किस तापमान पर, तो किस तापमान पर, यहाँ लिखा गया है 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये सुविधाएं ऊबड़ खाबड़ इलाकों में 0 से 40 डिग्री के नीचे वाले चुनौतीपूर्ण मौसम में लड़ाकू बेड़े का परिचालन करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस तक। नई वायु रक्षी सुविधाएं किन उपकरणों से मतलब ये सुसज्जित हैं। तो किन उपकरणों से ये सुसज्जित है, तो ये हैं आपके टैंक और
मिसाइल। तो यहाँ देखिए टैंक और लड़ाकू वाहनों, मतलब वही मिसाइल, टैंक और लड़ाकू वाहनों से, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने सुविधाओं में किस चुनौतीपूर्ण मौसम के लिए तैयार किया है? तो ये किस मौसम के लिए? तो ठंड के मौसम के लिए तैयार किया है, ठीक है। यहाँ लिखा गया है भारतीय सेना उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां सर्दियों में तापमान बेहद कम होता है वहां पर ये होगा तैयार किया गया है ठंड के मौसम के लिए। अगर आप पहले से पढ़ चुके होंगे ये क्रॉनिकल तब आपको इजी लग रहा होगा। भारतीय सेना ने इन सुविधाओं की स्थापना किस स्थान पर किया है? तो किस स्थान पर किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर है। यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी। तो यहाँ पर कहाँ पर है दौलत बेग ओल्डी? या ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए नियंत्रण, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, ठीक है। तो ये चाइना वाला मतलब एरिया पड़ता है LAC के निकट दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में स्थापित है, ठीक है। तो कहाँ पर है? दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में स्थापित है। तो कहाँ पर? दौलत बेग ओल्डी। अब देखिए कोहिमा शांति स्मारक के बारे में क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पर देखते हैं कोहिमा शांति स्मारक। कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन कब किया गया? 8 मई 2024 को किया गया, ठीक है। देखिए 8 मई 2024 को कोहिमा शांति स्मारक किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ये देखिए यहाँ पर कहीं जापान है, तो यहाँ पर जापान, ये देखिए जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेपियो रुयो ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया। तो यहाँ देखिए जापान के सहयोग से, ठीक है। तो ये याद रखिए कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेपियो रुयो के सहयोग से। कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो किस स्थान पर? नागालैंड में किया गया है, ठीक है। आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत की प्रगति पथ सम्मेलन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ये आपका बना है क्वेश्चन। तो ये इसमें क्या पूछा गया है? आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रशासन में भारत की प्रगति सम्मेलन कब और कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कब और कहाँ पर आयोजित किया गया? 18 से 19 मई 2024 को। तो ये 18 से 19 में देखिए इसी टाइप, अभी आप RO का पेपर देखे होंगे, जो आप सिंपल क्वेश्चन पढ़ते होंगे, पेपर देख लीजिए RO का, जो आप सिंपल क्वेश्चन मतलब पढ़ के जाते होंगे उससे कुछ क्वेश्चन नहीं आया था। जितना भी क्वेश्चन आया था टफ क्वेश्चन आया था और लगभग क्वेश्चन क्रॉनिकल से ही पूछे गए थे आपके, ठीक है। और क्रॉनिकल और घटनासार और आय दृष्टि, यही 3 मेन फोकस ही होता है, ठीक। अगर इस 3 को आप पढ़े, अगर पूरा पढ़ के जाइए अगर अच्छे से, तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन बहुत रेयर केस में छूट जाए, नहीं तो एक क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं छूटने वाला है अगर इस 3 बुक में कोई भी एक बुक अच्छे से फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है? आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन। तो ये 18 से 19 मई 2024 दिल्ली में। थोड़ा सा टफ रहता है, क्रॉनिकल के क्वेश्चन टफ रहते हैं, इसलिए बच्चे थोड़ा सा इसमें बोरिंग फील करते हैं, लेकिन क्या होता है यहीं से क्वेश्चन आता है। इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता कौन थे? कह रहे हैं इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता कौन थे? तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, मतलब वही वक्ता अतिथि। तो हेमंत बिस्वा शर्मा इसके अतिथि थे। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? अब देखिए यह सम्मेलन क्या उद्देश्य, ब्रिटिश काल के आपराधिक कानून को निरस्त करने और देश के आपराधिक न्याय प्रणाली को से संबंधित नए कानून को लागू करने के द्वारा, ठीक है। तो आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रगतिशील पथ की दिशा में काम करना, ठीक है। तो ये आपका यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब नए प्रगतिशील प्रणाली पर क्या मतलब? नए कानून को लागू करना। मिडटेक स्केथान 2024। अब देखिए यहाँ पर मिडटेक स्केथान 2024 का शुभारंभ, मिडटेक स्केथान 2024 का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये किस स्थान पर, थोड़ा सा पेन, हाँ हाँ, तो ये किस स्थान पर किया गया ये बताइए। तो ये किस स्थान पर किया गया, किस तारीख को किया गया, पहले किस तारीख को किया गया? तो ये 7 मई 2024 को किया गया। कब? 7 मई 2024 को, ठीक है। अब देखिए मिडटेक स्टेकथॉन 2024 का आयोजन किसके सहयोग से किया गया?
किसके सहयोग से किया गया? अब देखिए यहाँ पर रसायन और उर्वरक के फार्मास्यूटिकल विभाग ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से, यह लिखा गया है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से मिडटेक स्टेकथॉन 2024 का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से। देखिए यहाँ पर मिडटेक स्टेकथॉन 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब देखिए उद्देश्य क्या था? विशेष चिकित्सा उपकरणों के व्यापक मूल्यांकन और विश्लेषण के माध्यम से भारत के बढ़ते मिडटेक क्षेत्र के भीतर परिवर्तनकारी पहल को बढ़ावा देना। तो देखिए स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। तो यही मतलब, यही कहने का अलग ही मतलब है, मतलब यही है कि परिवर्तनकारी मतलब नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है। भारत के मिडटेक उद्योग की अनुमति वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो मतलब अनुमानित जो वार्षिक वृद्धि दर है उद्योग की, उसकी कितनी है? तो यहाँ पर देखते हैं। तो वार्षिक वृद्धि दर देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें 28% वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान है। तो ये देखिए 28% है। मिडटेक उद्योग के लिए 2030 तक भारत का लक्ष्य कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रखा गया है? तो कितने? 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर रखा गया है। ये देखिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर रखा गया है। अब देखिए इसका अंततः भारत को चिकित्सा प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना। मतलब इसका मिडटेक क्या क्या है? तो जो मेडिकल में टेक्नोलॉजी यूज होती है उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। भारतीय चिकित्सा उपकरणों में 20 वैश्विक बाजारों में से एक है। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान चिकित्सा उपकरणों में भारत वैश्विक बाजारों में कौन सा स्थान है? शीर्ष 20 में से है। ठीक है। एशिया में चिकित्सा उपकरणों में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए एशिया में चौथा स्थान है, कि जो जैसे कोई आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, MRI करवाने जाते हैं, कुछ भी आप जांच करवाने, उसमें जो उपकरण उपयोग होते हैं उसी से रिलेटेड ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो भारत का कौन सा? चौथा स्थान है। ठीक है। मिडटेक निर्यात में कितने बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है? मतलब मिडटेक निर्यात कितने बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है? तो 4 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। अब देखिए अपतटीय खनन पर कार्यशाला का आयोजन, देखिए ये भी आपका क्वेश्चन बना था। अपतटीय खनन कार्यशाला का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो ये इसका आयोजन 15 मई 2024 को खान मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में हुआ। तो 15 मई 2024 को खान मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में। ठीक है। इस PDF को आप ले लीजिएगा ताकि कभी और क्वेश्चन देखने का मन करे तब देख लीजिएगा। ठीक है। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहीं से। अपतटीय खनन कार्यशाला का विषय क्या था? तो विषय क्या है? डाइविंग डीप हार्नेसिंग द रीचेस ऑफ ओशियन मिनरल्स। ठीक है। डाइविंग डीप हार्नेसिंग द रीचेस ऑफ ओशियन मिनरल्स, ये है। अपतटीय खनन कार्यशाला किन विशेषज्ञों से सत्र आयोजित किए? तो ये बताइए। तो किन विशेषज्ञों ने मतलब जो सत्र का आयोजन किया? तो ये किसने किया? तो ये किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय। ये देखिए यहाँ पर इस कार्यशाला के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के विशेषज्ञों द्वारा किया गया। तो मतलब यहाँ इतना ही लिखा था, तो ये डी वाला हो जाएगा। अब देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ये कार्यशाला कब आयोजित किया गया? तो 15 से 17 मई 2024 को आयोजित किया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यालय का विषय क्या था? तो यहाँ पर जो विषय था, मतलब थीम थी, हिंद महासागर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के सहयोगात्मक प्रयास। हिंद महासागर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास था, ये है। अब देखिए इस्पात क्षेत्र में धाड़ियाँ स्थापित करने हेतु कार्यशाला। तो ये मतलब ज़्यादा ही मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो देख लीजिएगा। ठीक है। इसका यही इम्पोर्टेंट है, और कब आयोजित हुआ ये देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए इस्पात के क्षेत्र में राष्ट्रीय कार्यशाला, इस्पात के क्षेत्र में धाड़ियाँ स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कब किया गया?
17 मई 2024 को नई दिल्ली में ये भी हुआ। इस्पात मंत्रालय के सचिव कौन थे जिन्होंने कार्यशाला में भाग लिया? तो उसमें उनके सचिव कौन थे जो कार्यशाला में भाग लिया? तो नागेंद्र नाथ सिन्हा। ये देखिए, दिख नहीं रहा होगा, देखिए नागेंद्र नाथ सिन्हा इस्पात मंत्रालय के सचिव। भारत का प्रति टन इस्पात कार्यालय उत्सर्जन वैश्विक औसत से कितना अधिक है? तो वैश्विक औसत से कितना अधिक है? 25%। ये देखिए, भारत का प्रति टन कच्चे इस्पात का उत्सर्जन औसत से 25% अधिक है। तो यह 25% अधिक है। इस्पात मंत्रालय द्वारा स्थिरता में विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए कितने टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो 14 टास्क फोर्स का गठन किया गया। देखिए, 14 टास्क फोर्स का गठन किया गया है विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए। महत्वपूर्ण खनिजों का सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 29 से 30 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में। महत्वपूर्ण खनिज सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो खान मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? खान मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये यहाँ खान मंत्रालय द्वारा शक्ति और सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद तथा सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से किया गया। महत्वपूर्ण खनिज सम्मेलन के दौरान खान मंत्रालय ने किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये क्या है? किस संगठन के साथ? सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ किया है। तो ये सतत विकास के लिए IIST के साथ किया है। महत्वपूर्ण खनिज सम्मेलन में कितने प्रमुख खनिजीय तकनीक सत्र आयोजित किए गए? कितने खनिजों पर तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी सत्र आयोजित किए गए थे? तो कितने? अब देखिए, इस सम्मेलन में 8 प्रमुख खनिजों पर तकनीक सत्र आयोजित किए गए थे। 8 कौन थे? ये देखिए, 8 खनिज है। अब इसमें कौन कौन से हैं? ग्लूनाइट जो पोटास है, लिथियम दुर्बल पृथ्वी तत्व लैटेराइट है, क्रोमियम है, प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट से जुड़े टंगस्टन है, पृथ्वी दुर्लभतर आरी है, ग्रेफाइट से जुड़े वैनेडियम है। इसमें कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा मतलब कौन सा शामिल था? तो ग्लूकोनाइट पोटास ये था आपका शामिल था। ठीक है, सोना चांदी ये सब नहीं था। अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण अनुशासन अधिनियम, ये देखिए इससे क्वेश्चन बना है। क्या है? अधिनियम कब लागू किया गया? 10 मई 2024 को। ये अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम कब लागू किया गया? 10 मई 2024 को लागू किया गया। अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण अनुशासन अधिनियम को संसद दोनों सदनों द्वारा कब पारित किया गया? तो ये याद रखिएगा, ये दोनों सदन से बात है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कम में मानसून सत्र में पारित किया गया। ये देखिए, ये विधेयक के रूप में इसे 2023 के मानसून सत्र के संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। 15 अगस्त 2023 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। तो मानसून सत्र 2023, क्योंकि अभी तो मानसून सत्र आया नहीं है, ठीक है, पिछला साल ही है। तो मानसून सत्र 2023 में अंतर सेवा संगठन कमांड और नियंत्रण अनुशासन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो ये बताइए, राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो ये देखिए यहाँ पर 15 अगस्त 2023 को। तो 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ किस पद के अधिकारी होंगे? तो ये किस पद के अधिकारी होंगे? तो ये किस पद के अधिकारी होंगे? तो ये थल सेना के ब्रिगेडियर के पद के ऊपर अधिकारी होंगे। यहाँ पे कहीं लिखा है थल सेना में ब्रिगेडियर के ऊपर के पद के समान अधिकारी। ठीक है। अंतर सेवा संगठन में कमांडर इन चीफ ऑफिसर इन कमांड के रूप में नियुक्त के लिए कौन योग्य होंगे? तो कौन योग्य होंगे ये बताइए। तो वही है, वो देखिए, वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के ऊपर के पद के अधिकारी, वायुसेना के ग्रुप के कैप्टन के पद के अधिकारी, थल सेना में ब्रिगेडियर के पद के ऊपर के अधिकारी, नौसेना के फ्लीट एडमिरल, वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और ये थल सेना के, तो ये सभी वाले होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, याद कर लीजिए इन सब के बारे में, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। अंतर सेवा संगठनों में कम से कम कितनी सेवाओं के कर्मी शामिल होंगे? कम से कम कितनी
कर्मी शामिल होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर है दिया गया, ये आपके अंतर सेवा संगठन का गठन कर इन तीनों में सेवाओं में कम से कम 2 से संबंधित कर्मी शामिल होंगे। कम से कम 2 से संबंधित कर्मी शामिल होंगे। इन ऑफिसर कमांड के अधीन रखा जाएगा। तो ये 2 है, ठीक है। हिंदू विवाह पर क्वेश्चन आया है, देखिए वैध समारोह के अभाव में हिंदू विवाह वैध नहीं। तो जैसे शादी उदी हो रही है ना, उसमें क्या किया गया है कि अगर थोड़ा सा टेंट वेंट ये सब थोड़ा सा ताम झाम ना किया गया तो वो क्या वैध नहीं होगा शादी, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो लगवाना ही पड़ेगा कि मतलब ये नहीं, मतलब ये जो कोर्ट मैरिज होता है उसके अलग बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड है क्या होता है, कुछ लोग जाके शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आपका वैध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो वैध नहीं माना जाएगा जब तक नाश्ता नहीं बनाएंगे उसमें और थोड़ा सा वो कुछ और ताम झाम नहीं होगा, मतलब ताम झाम मतलब जो ताम झाम होता है शादी में, तब तक वो वैध नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने वैध समारोह के अभाव में लिखा है, वैध समारोह, थोड़ा सा जो वैध समारोह होता है पंडित जी आते हैं, ठीक है, उसके अभाव में हिंदू वैध नहीं होगा हिंदू विवाह। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने हालिया के फैसले के अनुसार हिंदू विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कब मान्यता दी जा सकती है, ठीक है। तो ये कहा गया है अगर दोनों पक्ष अगर वैध समारोह नहीं हुआ, तो ये देखिए अगर वैध नहीं दी जा सकती, लिखा गया है कब मान्यता नहीं दी जा सकती है, तो कब मान्यता नहीं, अगर वैध समारोह नहीं हुआ तो मान्यता नहीं दे सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा खर्चा करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के किस जजों ने पीठ ने हिंदू विवाह के बारे में हालिया फैसला सुनाया है, ठीक है। तो किसने सुनाया है, जस्टिस B.R. रगना और जस्टिस आर्गनिस्ट जॉर्ज मसीह ने। तो देखिए जस्टिस B.R. रगना और जस्टिस स्टीन जॉन मसीह की पीठ ने सुनाया है। तो ये आपका ये वाला सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हिंदू विवाह नियम 1955 किस समुदाय पर लागू होता है, तो किस समुदाय पर लागू होता है, अब देखिए यहाँ पर यह अधिनियम उन व्यक्तियों के पर लागू होगा जो जन्म से रूपांतर से के माध्यम से हिंदू हैं, जिसमें बौद्ध भी होंगे, जैन भी होंगे और सिख भी होंगे शामिल, ठीक है। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ये सब पर लागू होता है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किसके संबंध में कानून को संस्थाबद्ध करता है, तो किसके संबंध में, तो ये विवाह और तलाक, ठीक है। तो ये शिक्षा नहीं है, ये सब नहीं है, विवाह और तलाक के संबंध में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हिंदू विवाह को भारतीय समाज में किस रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए, तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वैध समारोह के एवं किसी हिंदू विवाह को हिंदू अधिनियम के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती है। ये हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा गया है हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है। रन फॉर सन मैराथन, ठीक है। तो देखिए रन फॉर सन मैराथन, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, हिंदू विवाह नियम 1955 हिंदू समुदाय के भीतर विभिन्न पहलुओं को संबंधित कानूनों की संहिताबद्ध करके हिंदू विवाह और तलाक नियंत्रण करता है, ठीक है। अब देखिए और हिंदू विवाह नियम 1955 याद रखिएगा कौन सा नियम है, 1955। अब रन फॉर सन मैराथन 3 मई को क्या था, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया गया था। नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया था। कहाँ पर, नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, रन फॉर सन मैराथन किस अवसर पर किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस जब मनाया गया, कब, 3 मई को, ठीक है। 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के मौसम पर। रन ऑफ मैराथन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया, तो लिखा गया है इस मैराथन आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किया। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किया, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा होगा हमारा ये इनिशिएटिव तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। रन फॉर मैराथन का मुख्य उद्देश्य क्या था, अब देखिए कहीं उद्देश्य भी दिया है कि नहीं, कहीं तो दिया ही होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य कहीं पे देखिए, अब कहीं पे होगा, हाँ, रन ऑफ मैराथन को जलवायु परिवर्तन की कमी लाने और सभी को स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने के सौर ऊर्जा की अहम भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, कहीं दिया है,
सौर ऊर्जा की अहम भूमिका बारे में जागरूकता। तो सौर ऊर्जा की बहुत ही है जागरूकता। वैसे भी अगर सन नहीं होगा तो वेपराइजेशन होगा नहीं, जब पानी ऊपर जाएगा नहीं भाप बन के तो नीचे कैसे आएगा। ठीक है, तो ये भी इसमें भी अगर प्रकृति की चीज़ें देखें तो ऐसे भी महत्वपूर्ण हैं, सौर से ऐसे भी महत्वपूर्ण है। सोलर सेल हो गया, जब मतलब अगर वो एक क्लीन एनर्जी है, सोलर सेल जो यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसका ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। तो वो सभी चीज़ें हैं, वो सौर ऊर्जा की अहम भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसलिए रन फॉर सन मैराथन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें दौड़ क्या था, 3 से 5 किलोमीटर, ये नहीं पूछेगा। 3 से 5 किलोमीटर दौड़ थी। ठीक है, देख ले। 16 स्टार्टअप किस उद्देश्य से स्थापित किए गए, 16 स्टार्टअप्स। अब देखिए यहीं पर ये 16 स्टाफ विभिन्न प्रकार के तंत्रों का कियोस्क है जो सौर ऊर्जा के महत्व को सामने लाते हैं। तो सौर ऊर्जा के महत्व को सामने लाते हैं। ये देखिए 16 स्टाफ किन शहरों में आयोजित स्थापित किए गए। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। आर ओ का पेपर जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे वो करंट अफेयर से। ठीक है, वो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन सिंपल आ जाएगा। तो ये आप मत कहिएगा कि देखिए सब क्वेश्चन सिंपल आ गए। 1 से 2 4 क्वेश्चन तो सिंपल आएंगे, लेकिन 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन सिंपल आ जाएंगे, लेकिन जो 20 क्वेश्चन होंगे वो टफ आएंगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है ज़्यादा। ठीक है, सभी लोग करंट पढ़ रहे हैं। तो किन शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं, ये स्थापित देखिए 6 शहरों में स्थापित किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में, बंगलोर में, बड़ौदा में, गुवाहाटी में, वाराणसी में, चेन्नई में। कहीं है तो दिल्ली एनसीआर है। ठीक है, अब देखिए मुंबई है, यहाँ पर मुंबई तो है ही नहीं, तो मुंबई वाला काट दीजिए। दिल्ली एनसीआर, बंगलोर, बड़ौदा, गुवाहाटी, वाराणसी, चेन्नई, तो ये है आपका सही है। यहाँ देखिए भोपाल दिया गया था, ये भी काट दीजिए। यहाँ त्रिवेंद्रमपुरम ये भी काट दीजिए। तो यही देखिए दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, जयपुर, वो सॉरी दिल्ली एनसीआर, बंगलोर, बड़ौदा, गुवाहाटी, वाराणसी, चेन्नई, ये याद रख लीजिए। ठीक है, चाहे मैप ऐसे बना के ऐसे मैप बना देता हूँ। ठीक है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर दिखाई देते हैं दिल्ली एनसीआर, ठीक है, बंगलोर, बड़ोदरा, गुवाहाटी, वाराणसी, चेन्नई। ठीक है, तो ये ठीक है, मतलब ऐसे बना दिए ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। भारत की वाणिज्यिक स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडारित प्रणाली। ठीक है, अब ये देखिए इससे भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, भारत की पहली है। ठीक है, भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडारित, ये कौन, तो ये आपका देखते हैं मई 2004 दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली परियोजना को विनियामक मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब ये कब, तो ये मई 2024 में इसको मंजूरी दी गई है। ये BES परियोजना का लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है बिजली की गुणवत्ता में सुधार लाना और 12,000 से अधिक कम समय आय वाले उपभोक्ताओं के लिए 24/7 विश्वसनीय बिजली सक्षम करना। ठीक है, तो क्या इसमें मतलब क्या है इसका उद्देश्य है, तो बिजली की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ठीक है, बिजली की गुणवत्ता में सुधार लाना। BES परियोजना कौन विकसित कर रहा है, तो ये कौन विकसित कर रहा है, पावर लिमिटेड BRI द्वारा इंडिया ग्रिड ट्रस्ट और ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट के साझेदारी से। ठीक है, तो BS देखिए BS राजधानी पावर लिमिटेड द्वारा। ठीक है, BS राजधानी पावर लिमिटेड द्वारा। BS परियोजना का साझेदार कौन है, अब देखिए इसका साझेदार तो यही थे, तो कौन थे, GEAP इंडिया ग्रिड ट्रस्ट और ग्लोबल एनर्जी अलायंस एंड पीपल प्लेनेट, यही थे। ठीक है, GEP का लक्ष्य भविष्य में कार्बन उत्सर्जन में कितना कम करना है, तो भविष्य में कार्बन उत्सर्जन कितना कम करना है, तो यहाँ पर देखिए दिया है कि नहीं, 18 से 20 में परिचालन होगा, मतलब ये 4 गीगावाट तक कम करना है। 1 अरब लोगों को स्वच्छ ऊर्जा और पहुँचाना है, 1 मिलियन कितना है, 4 गीगावाट तक कर, कितने अरब लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच का विस्तार करना है, तो 1 अरब लोगों पर तक स्वच्छ ऊर्जा को विस्तार करना है। ठीक है,
संशोधित आहार दिशा भारतीय संशोधित आहार दिशा निर्देश के लिए, ठीक, भारतीयों के लिए संशोधित आहार दिशा निर्देश। अब देखिए 9 मई 2024 को राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा और गैर संचारी रोगों को रोकने के लिए भारतीयों के लिए संशोधित आहार दिशा निर्देश जारी किए। मतलब जो अभी सब पिज्ज़ा बर्गर ये सब खाए जा रहे हैं ना, मोमोज ये सब चाइनीज़ फूड, वो भारतीय मतलब ये आयुर्विज्ञान परिषद ने बताया है कि आप इस टाइप के करिए, ठीक है, ताकि रोगों से बचे जा सके। तो संशोधित आहार दिशा निर्देश में कितने प्रतिशत गैर संचारी रोग आहार से जुड़े हुए हैं? तो 56% गैर संचारी रोग आहार से जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए 56% लोग। संशोधित आहार दिशा निर्देश के अनुसार चीनी कुल ऊर्जा सेवन का कितना परसेंट होना चाहिए? जो सब लोग चीनी यूज ज़्यादा कर रहे हैं ना, क्या करते हैं चाय में चीनी, ये चाय तो पीना ही नहीं चाहिए, ठीक है, चाय तो आप बंद ही कर दीजिए। आपकी बॉडी इतनी अच्छी हो जाएगी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। 1 महीने बंद करके देखिए, आपकी बॉडी में मतलब काफ़ी चेंज आएगा। आप मतलब सोचेंगे कि इतना चेंज कैसे आ गया, ठीक है। तो 66 का क्या होगा? 5% से कम, ठीक है, 5% से कम चीनी लेनी चाहिए। संशोधित आहार दिशा निर्देश किसे संभावित खतरों का उल्लेख है? तो किससे संभावित खतरों का उल्लेख है? तो यहाँ देखिए संशोधित आहार दिशा निर्देश किसके संभावित खतरों का उल्लेख किया जाता है? तो ये देखिए यह इसमें यह भी क्या चीनी कुलपन, इसमें कहा गया है बड़ी मात्रा में प्रोटीन पाउडर का लंबे समय तक सेवन, उच्च प्रोटीन सांद्रता के सेवन से खनिज, बोन मिनरल लॉस और गुर्दे की क्षति, किडनी डैमेज के संभावित खतरों से जुड़ा हुआ है। तो बड़ी मात्रा में प्रोटीन पाउडर का सेवन, जैसे क्या लोग एक प्रोटीन पाउडर लेते हैं, उसको सेवन करते रहते हैं, प्रोटीन हमको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, इससे डैमेज होता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपका बोन मिनरल लॉस। मतलब कोई चीज़ लीजिए लिमिट में लीजिए, ठीक है, बहुत लिमिट में, और वो भी कोई चीज़ अगर आर्टिफिशियल बनी है ना, उसको और लिमिट में लीजिए। कोई चीज़ नेचुरल चीज़ें हैं उसको आप लिमिट क्रॉस कर सकते हैं नेचुरल चीज़ लेने में, ठीक है, जैसे कोई फल खा रहे हैं तो आप खा सकते हैं, चाहे जितना खा सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर आर्टिफिशियल पैक डिब्बा ये सब है तो उसको कम से कम सेवन कीजिए, ठीक है। डीआरडीओ ने आईआईटी भुवनेश्वर को कितनी रक्षा तकनीक परियोजना सौंपी है? अब देखिए डीआरडीओ ने आईआईटी भुवनेश्वर को 9 रक्षा तकनीक सौंपी है। देखिए 9 रक्षा, आईआईटी और डीआरडीओ और आईआईटी भुवनेश्वर, डीआरडीओ और आईआईटी भुवनेश्वर उन्नत संशोधन के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो किस क्षेत्र के उन्नत के लिए सहयोग कर रहे हैं? तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, इसी क्लस्टर ने 9 परियोजनाओं 7 मई 2024 को भुवनेश्वर में आयोजित सहयोग से बढ़ाने को भुवनेश्वर आईआईटी भुवनेश्वर को सौंपी है। आईआईटी भुवनेश्वर इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध और एआई संचालित निगरानी, पावर सिस्टम, रडार सिस्टम उन्नत अनुसंधान के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध, ठीक है, और कौन सा था? बस यही तो शायद ही था, और तो ही नहीं है एआईवाई, ठीक है, तो यही वाला लगा दीजिए। DAHD UNDP भारत के बीच समझौते ज्ञापन पर मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये देखिए ये वाला है, तो इसका देखिए DAHD, तो इसका क्या है? पशुपालन और डेयरी विभाग, ठीक है, और UNDP जी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो ये पूछ सकता है कि DHAD किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? WTO किसी के साथ, यूनेस्को किसी के साथ दे सकता है, तो किसके साथ? UNDP के साथ समझौता किया है। किस विभाग को? तो इसमें किस विभाग को बढ़ावा देने के लिए? तो ये देखिए यहाँ पर कोल्ड चेन प्रबंधन में, देखिए यह समझौता वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन में डिजिटीकरण क्षमता और निर्माण संचार को बढ़ावा देने के लिए, वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन में डिजिटीकरण क्षमता को, ठीक है। DHD UNDP के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कब हुए हैं? तो 20 मई 2024 को हुआ है, 20 मई 2024 को हुआ है। UNDP और DHD जो साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब देखिए उद्देश्य क्या है? एक मजबूत ढांचे के लिए UNDP और DHD के
की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए पशुपालन और पालन प्रबंधनों को बढ़ावा देना। पशु स्वास्थ्य को मंजूरी, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा सुधार, पर्यावरण, तो पशु स्वास्थ्य को मंजूरी देना। ठीक है, पशु स्वास्थ्य को मजबूती। एसडीजी स्थानीयकरण कार्यक्रम किस तारीख से आयोजित हुआ? एसडीजी का स्थानीयकरण, ठीक है, इसका भी कुछ है। हाँ, ये देखिए, एसडीजी का स्थानीयकरण, स्थानीय शासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका। अब देखिए ये क्या है। 3 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र भारत के अस्थायी मिशन पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए के सहयोग से एसडीजी स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय शासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका, लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी, वुमेन एंड लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया लीड द वे शीर्षक से कार्यक्रम आयोजित किया। ठीक है, तो ये 29 मई को, ठीक है, 29 अप्रैल 2024 से 3 मई 2024 के मध्य ये आयोजित किया गया। ठीक है, एसडीजी का स्थानीयकरण कार्यक्रम किसके सहयोग से? तो ये देखिए, यूएनएफए, ठीक है, तो क्या है, यूएनएफए के सहयोग से आयोजित किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को किस तारीख के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को किस तकनीक के लिए? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये आप जैसे पॉज करके पढ़ लिया करिए अगर, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा अगर मैं पढ़ता हूँ तो ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, मतलब इसमें यही दिया गया है कि जो लोकल पंचायत ये सब होती हैं वहाँ पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना। ठीक है, जनसंख्या और विकास के 70वें सत्र का आयोजन किया गया। अब देखिए यहाँ पर, तो आईआईटी पटना ने क्या किया था? आईआईटी पटना और उसके स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कम्पैक्ट आसानी से ले जाने वाले इन्वर्टर भारत के पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट किया गया। ठीक है, तो क्या है, इन्वर्टर के लिए था। आईआईटी पटना की तकनीक का है, तो क्या इसमें क्या तकनीक यूज किया गया था? तो याद रखिएगा इसमें क्या था, तो यही तो जो आसानी से लिया जाएगा, कम वजन होगा तभी तो आसानी से लिया जाएगा, उच्च लागत तो होगा नहीं, असंगत। रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली वास्तविक प्रति का अनावरण। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए कला और संस्कृति से आया। रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली सच्ची प्रति का अनावरण क्या है? रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली वास्तविक प्रति का अनावरण किस तारीख को किया गया था? तो 29 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली वास्तविक प्रति का अनावरण 176वीं जयंती के समारोह पर केरल के किलुमिनेर पैलेस में किया गया। 29 अप्रैल 2024 को इंदुलेखा पेंटिंग किस चित्रकार ने बनाई थी? रवि वर्मा ने बनाई थी। इंदुलेखा कैसे दिखाई गई थी? तो तैल चित्र में। ये कहाँ है? ये देखिए, ऑयल पेंटिंग में इंदुलेखा को 1892 के एक पकड़े हुए दिखाया गया है तैल चित्र में। ठीक है, तो तैल चित्र में, ठीक है, 1892 का एक पत्र पकड़े हुए। ठीक है, रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये केरल में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, यहाँ है रवि वर्मा का जन्म हुआ था यहाँ पर 1848 में चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था केरल के किलुमेनूर में। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म किस शहर में हुआ था? अब देखिए महाराणा प्रताप है, देखिए ये यहाँ पे देख लीजिए, उन्होंने पहले ओलियोग्राफ प्रेस का आविष्कार किया जिसे उन्होंने मुंबई के घाटोकोपर में स्थापित किया और तैल चित्रों के प्रिंटिंग पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा दिया। अब देखिए महाराणा प्रताप का जन्म किस शहर में हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ था? मेवाड़ में। ठीक है, ये उदय सिंह के द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, राजा 13वें राजा और उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े, तो मेवाड़ में हुआ था। हाल ही में किस तारीख को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई? तो किस तारीख को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई? तो 9 मई 2024 को। तो 9 मई 2024 को मनाया। महाराणा प्रताप किस साम्राज्य से हार की थी? मुगल साम्राज्य से इन्होंने हार की थी। महाराणा प्रताप का जन्म जूलियन कैलेंडर में कौन सा जन्म था, मतलब ईयर था? तो देखिए महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या बताए थे?
यहाँ पर किस शहर में हुआ था? अच्छा हाँ, मेवाड़ के ही कुंभलगढ़। अच्छा मेवाड़, यहाँ कुंभलगढ़ नहीं लिखा था, ठीक है, उसके अंदर का पार्ट है, ठीक है, कुंभलगढ़। अब देखिए कौन सा यहाँ पर अब सही है, तो ये इसमें कह रहे हैं कि ये है, तो ये जूलियन कैलेंडर में कौन सा, तो 1540 था, ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा था, 1540। देखिए जूलियन कैलेंडर के अनुसार 1540 में। शैल कला का साक्ष्य, शैल कला का पहला साक्ष्य किस शहर में पाया गया था? तो देखिए मंगलोर में शैल कला का पहला साक्ष्य तो मंगलोर में पाया गया था। शैल आर्ट रॉक पदचिन्ह किस शताब्दी में बनाए गए थे? तो किस शताब्दी में बनाए गए थे? तो यहाँ पर देखते थे, यहाँ पर पुरातात्विक शैल का विकास पहला साक्ष्य बेल्लूर पन्ने कोटेडा बब्बू स्वामी मंदिर के निकट मिला था। यह शैल कला मानव के पैर के निशान की जोड़ी के रूप में है जो मंदिर के पास प्राकृतिक पत्थर के शिला पर पाई गई थी। पदचिन्ह पहली और दूसरी शताब्दी में बनाए गए थे, तो पहली और यहाँ पदचिन्ह संभवतः पहली और दूसरी, तो चाहे पहली करिए दूसरी करिए, ठीक है, कन्फ्यूजन इनको भी था। फ़कीर लालन शाह की 250वीं जयंती, फ़कीर लालन शाह की 250वीं जयंती मनाई गई, तो कहाँ पर मनाई गई? तो ये थे बांग्लादेश के, ठीक है, शेरपुर में 3 दिवसीय इंडो बंगला संगीत समारोह शुरू किया गया इन्हीं की जयंती में, तो बांग्लादेश। फ़कीर लालन का जन्म स्थल कहाँ है? तो फ़कीर लालन का जन्म स्थल बांग्लादेश में है, ठीक है। देखिए फ़कीर लालन का जन्म 1774 में आधुनिक बांग्लादेश के झेनाइदाह जिले में होरीसपुर में हुआ था। वह रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे, ठीक। 1774 में ये आधुनिक बांग्लादेश के, यहाँ पर 1700 नहीं होना चाहिए, 1800 में, क्योंकि अगर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को देखा जाए तो ये 1800 के आसपास है, ठीक है, तो ये आपका 1800 होना चाहिए, तब समकालीन होंगे, ठीक है। लेकिन फिर 250वीं कैसे हो जाएगी, ठीक है, तो ठीक है, तो ये समकालीन तो नहीं होंगे या डेट चेंज होगा, ठीक है। किस संदर्भ में फ़कीर लालन का नाम मिलता है? तो ये देखिए बाउल संगीत का जनक माना जाता है इनको, तो बाउल मतलब इनको, तो बाउल म्यूजिक, ये देखिए बाउल म्यूजिक का जनक माना जाता है। फ़कीर लालन शाह बाउल गीतों के किस वर्ष में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में प्रतिनिधित्व किस रूप में सूचित किया गया है? तो किस वर्ष? 2008 में बाउल गीतों को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया 2008 में। किस तिथि को इंडो बंगला संगीत समारोह आयोजित किया गया था? तो किस तिथि को इंडो बंगला, तो ये 20 से 22 मई 2024 को आयोजित किया गया था। किस संगीत कृत ने फ़कीर लालन के नाम पर आयोजित समारोह को सम्मानित किया गया था? तो मतलब किस संगीतिक कृत को फ़कीर लालन शाह के नाम पर आयोजित किया गया था? तो ये कौन है बताइए? तो उन्हीं का गीत जो बाउल गीत है, बाउल म्यूजिक। मेमोरी ऑफ वर्ड लास्ट है। अब देखिए ये देखिए 3 भारतीय साहित्य कृतियाँ यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल हो गए, जो कौन है? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन, ठीक है। तो ये 3 जो हैं, ये जो यूनेस्को का मेमोरी ऑफ वर्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर है यूनेस्को का, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। तो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? वो हैं रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोक। तो कौन सा मेमोरी ऑफ वर्ड प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? क्या ये है? देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है ये, तो जो दस्तावेजी विरासत को उसको सुरक्षा करना, चाहे रामचरितमानस चाहे पंचतंत्र हो। देखिए ये मेमोरी ऑफ द, ये क्या, इसका उद्देश्य दस्तावेजी विरासत, विशेष रूप से दुर्लभ और लुप्तप्राय विरासत की सुरक्षा, उन पर पहुंच और उपयोग को सुविधाजनक बनाना, ठीक है, तो यही है।
तो मतलब ये सब जो रामचरितमानस है, पंचतंत्र है, इन सब की सुरक्षा करना। किस देश के संगठन में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक आम की बैठक आयोजित की गई? तो ये किस देश में? तो ये देखिए, इसका बैठक 7 से 8 मई 2024 को मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में आयोजित की गई। तो मंगोलिया में आयोजित की गई। किस निर्णय में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो ये कौन सी बैठक थी? ये आपकी यहीं पर दिया गया है, कौन सी बैठक थी। ये देखिए, यह निर्णय मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक की 10वीं आम बैठक में लिया गया था। तो कौन सी बैठक थी? ये 10वीं आम बैठक में, जो 7 से 8 मंगोलिया के उलन बटोर में आयोजित की गई थी। तो ये कहाँ गया? यूनेस्को के 75वीं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड पैसिफिक एंड इंडिया की 10वीं आम बैठक में, देखिए सी वाला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयलोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रजिस्टर में शामिल होने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका मतलब कारण भी कुछ हो सकता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इन ग्रंथों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदान करना, ठीक है। तो यही है बस। तो आपका समय भी कुछ ज़्यादा ही लगा होगा, लेकिन आपको एकदम मतलब क्लियर हो गया होगा कि अगर बस अभी देखिए इतना है। अब इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय और इकोनॉमिक्स का पोर्शन लाएंगे। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से मैं आपको करवाता रहूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।